एक्चुअली षड बल पर बेस्ड है। षड बल 6 तरीके के कंपोनेंटों को मिलाकर ग्रहों के बल के लिए निकाला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं षड बल। 6 तरीके के बल, वो 6 टाइप के जो बल होते हैं षड बल निकालने में, वो होता है आपका पोजिशनल स्ट्रेंथ, जिसे हम स्थान बल बोलते हैं। एक होता है टेम्परल स्ट्रेंथ, जिसे हम काल बल बोलते हैं। तीसरे तरीके का बल होता है आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, जिसे दृग बल बोलते हैं। एक होता है आपका एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ, जिसे हम दृष्टि बल भी बोलते हैं और दृग बल भी बोल देते हैं। दृष्टि बल जनरली उसे बोला जाता है। नेक्स्ट एक होता है आपका नेचुरल स्ट्रेंथ, जिसे हम नैसर्गिक बल भी बोल देते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का 6 तरीके के जो बल हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। षड बल जिसे देखना हो तो वो मेरी षड बल की सीरीज के अंदर जाकर उसे देख सकता है। एस्ट्रोलॉजी इसी चैनल पर षड बल की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। कौन सा षड बल किस तरीके से निकालते हैं, कैसे पोजिशनल स्ट्रेंथ निकाली जाती है, कैसे टेम्परल स्ट्रेंथ निकाली जाती है, कैसे आपकी मोशनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट हम करते हैं, नेचुरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप उससे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको षड बल पढ़ाना नहीं है, मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि किसी भी व्यक्ति को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए जिसके अंदर वो सक्सेसफुल होगा। प्रोफेशन चेक करने का जनरली लोग जो मेथड यूज करते हैं वो ये देखते हैं कि कुंडली का 10th हाउस, ये 10th हाउस होता है, यहाँ पर ये 10th हाउस होता है, इसका लॉर्ड कौन है, वो किन भावों में जाकर बैठा हुआ है, किन प्लेनेट से एस्पेक्टेड और कंजक्टेड है। जनरली बताया जाता है कि जो 10th लॉर्ड हो उससे रिलेटेड काम करना चाहिए, 10th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट से रिलेटेड काम करना चाहिए। 10th लॉर्ड से जो प्लेनेट एसोसिएटेड है उनसे रिलेटेड काम करना चाहिए। और बृहद जातिका के अनुसार 10th लॉर्ड नवांश कुंडली में जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठा है, 10th लॉर्ड नवांश कुंडली में जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। या फिर नवांश कुंडली में 10th लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी आपके D1 चार्ट में जहां पर भी जाकर बैठा हो उस भाव से रिलेटेड भी काम किया जा सकता है। तो अलग अलग जगह पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं और उन सभी कंसेप्ट को आप लगा सकते हो, मगर मैं आपको बताऊंगा उससे भी आगे की बात। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे आप ये सीखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कौन सा कारोबार और कौन सी नौकरी करनी चाहिए। उसके लिए हम जो षड बल के जिस कंपोनेंट को यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को यहाँ पर दिग बल बोला जाता है और उस दिग बल को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। दिग बल की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए। फंडामेंटल यह है कि दिग्बल कैसे निकाला जाए और दिग्बल के लिए कोई भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बैठे बैठे कुंडली को देखकर दिग्बल निकालें, कुंडली जैसी आपके सामने आए आप उसका दिग्बल कैलकुलेट करें, उसके बेस पर देखें कुंडली में सबसे दिग्बली प्लेनेट कौन सा है और वो आपको देखकर आना चाहिए। तो उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कुंडली में ये आपकी लग्न है, ये ईस्ट या पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। 10th हाउस साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस ईस्ट वेस्ट या पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस नॉर्थ या उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी कुंडली में ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं जिन्हें कौन कौन से भाव रिप्रेजेंट करते हैं मैंने यहां पर बताया। अब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ग्रहों को आपके अलग अलग भावों में मिलती है, भावों के हिसाब से होती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, राशियों के हिसाब से नहीं होती। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में जो सबसे पहले आपका आता है वो आते हैं आपकी ईस्टर्न डायरेक्शन, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को सूर्य भगवान वहां पर सुबह सुबह अपीयर होते हैं, दिखते हैं, सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है पूर्व दिशा में। और पॉजिटिव हम भगवान की आराधना पूजा पाठ सब पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करने की कोशिश करते हैं और हम सुबह सुबह सूर्य भगवान को जाकर देखते हैं। कारण होता है पॉजिटिव एनर्जी। सभी आपके स्कूल
सुबह खुलते हैं मॉर्निंग में, सभी आपके जितने भी मंदिर हैं उनमें मॉर्निंग में लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और घर में भी पूजा पाठ जनरली मॉर्निंग में ही की जाती है। उसका कारण ये है, पूर्व दिशा के अंदर आपके दो प्लेनेट गुरुदेव जुपिटर और मरकरी, दोनों शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह। मरकरी बुद्धि का कारक है, जुपिटर धर्म का बुद्धिमत्ता का कारक है। ये दोनों आपके दिग्बली हो जाते हैं पूर्व दिशा, मतलब पहले भाव के अंदर यदि जुपिटर और मरकरी बैठे हुए हैं तो उन्हें दिग्बली माना जाता है। इसी तरीके से सूर्य आपका दोपहर में, जब दोपहर के 12 बजे सूर्य आपके चौथे भाव के अंदर होता है, आफ्टरनून में 12 o'clock पर सूर्य आपका दोपहर में 12 बजे 10th हाउस में होता है, 10th हाउस के अंदर होता है, और 10th हाउस में साउथ डायरेक्शन होती है, साउथ दिशा में चला जाता है। आप देखिए सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी की जो दिशा है वो साउथ दिशा है। और हाईएस्ट एनर्जी के आपके फायर तत्व के दो प्लेनेट जो हैं आपके सूर्य और मंगल, दोनों साउथ दिशा में 10th हाउस के अंदर दिग्बली माने गए हैं। तो किसी की कुंडली में सूर्य और मार्स यदि 10वें भाव के अंदर बैठे हों तो वह पूर्ण दिग्बली माने जाएंगे कंप्लीट। इसी तरीके से आपका शनि का असर शायद इवनिंग के टाइम पर शुरू होता है। दिन में आपका सूर्य का असर होता है और रात्रि का राजा शनि को माना जाता है। अंधेरे के राजा, डार्कनेस का किंग शनि होता है, जो कि सूर्य का पुत्र है। दिन का राजपाट सूर्य के हाथ में होता है और रात्रि का राजपाट शनि के पास होता है। तो जैसे ही इवनिंग आती है, सायंकाल होता है, 7वां भाव होता है, पश्चिम दिशा में शनि अपना आपको शैतान कंफर्टेबल मानता है और वो दिग्बली माना जाता है 7वें भाव के अंदर। रात्रि के समय का, रात्रि का जो राजा है वो आपका चंद्रमा, और आप देखिएगा कि रात में जो सबसे ब्राइट प्लैनेट होता है वो वीनस होता है, शुक्र होता है। और चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, आमोद प्रमोद जो भी किया जाता है, मिलन जो भी होता है, वो आपको रात्रि में 12 बजे के आसपास होता है। उस समय पर सबसे ज्यादा छुपी हुई क्रियाएं की जाती हैं। और जो ये दोनों प्लेनेट है, आपका चंद्रमा आपके पूरे यौवन पर होता है रात्रि में 12 बजे। इसी तरीके से आपका शुक्र भी, ये दोनों प्लेनेट आपके रात्रि में 12 बजे ये नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर दिग्बली माने गए हैं। तो सभी प्लेनेट का मैंने बताया 7 के 7 प्लेनेट कहां पर दिग्बली होते हैं। अब ये प्लेनेट जो जहां पर दिग्बली है उससे अपोजिट भाव के अंदर वो पूरी तरीके से दिग्बल उसका शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, कोई भी बल नहीं बचता। जैसे यहाँ पर सन सूर्य 10वें भाव में दिग्बली है, तो वो यदि चौथे भाव में अपोजिट भाव में चला जाता है तो उसका दिग्बल शून्य हो जाता है। ऐसे ही मार्स भी चौथे भाव में दिग्बल में शून्य हो जाता है। तो एक पर्सन यहां से चलना, यदि सूर्य को मैं यहां से मूव कराना शुरू करूं तो 10वें भाव में ये दिग्बली है, 11वें भाव में भी इसके अंदर बल होगा, 10वें भाव में वो 12वें में और कम हो जाएगा, लग्न में आकर और कम हो जाएगा, दूसरे भाव में और कम हो जाएगा, तीसरे भाव में और कम हो जाएगा, और यहां तक आते आते 0 हो जाएगा। इसके दिग्बल की जो आप स्ट्रेंथ है उसे 1 रूपा या 60 नंबर से, हम 60 यूनिट से, जिसे षष्ठी आंसा बोलते हैं, यदि मैं मानकर चलूं तो यहां पर 60 होता है और यहां पर आते आते इसका दिग्बल 0 हो जाता है। तो करीब करीब एक भाव में वो 10 यूनिट से कम होता जाता है। इस पूरे भाव के अंदर यदि मैं दिग्बल को 60 मानूं तो इसमें 50 होगा, यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पर आकर इसका दिग्बल 0 हो जाता है। तो आपको सूर्य का दिग्बल देखना है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपको अंदाजा लगाना है कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से कितना कमजोर हो चुका है। आधे से कम स्ट्रेंथ यदि हो गई है तो उसे आप दिग्बल में कमजोर मानकर चलेंगे। जैसे शनि को यहां पर देखना है तो शनि इस पर्टिकुलर भाव में इसका 60 बल है, इससे अगले भाव में 50 हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट में 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर बढ़ना शुरू करेगा यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 और वापस से यहाँ पर 60 आ जाता है। तो ये जिस भी भाव में दिग्बली होता है उससे अगले भाव में और पिछले भाव में इसका बल 50 होता है, उससे फिर नेक्स्ट भाव में या उससे और पिछले भाव में 40 होता है। तो जब तक इसका दिग्बल 40 से 60 के बीच में है आप इसे कंफर्टेबली बली मानकर चलेंगे।
मगर उससे कम होने पर ये करीब करीब 50% हो जाता है। जहां पर दिग्बली होता है उससे चौथे भाव तक यदि आप मूव करा देते हो, जैसे जुपिटर यहां पर दिग्बली है, यहां पर इसका बल 60 है, यहां पर 50 होगा, यहां पर 40, यहां पर 30 हो जाएगा चौथे भाव में। चौथे भाव से सातवें भाव तक वो आपका दिग्बल में कमजोर होता है और सातवें भाव में पूरी तरीके से उसका दिग्बल समाप्त हो जाता है, जीरो के आसपास हो जाता है। तो पहले भाव का मतलब नहीं है कि पूरा 60 ही होगा, यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 50 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है, पर हमें अप्रोक्सीमेट अंदाजा रखना है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अंदाजा आपको रखना है कि पहले भाव में है तो वो दिग्बली होगा, उसका जो बल है बहुत स्ट्रांग होगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेनेट की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं देखिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पर बात करूंगा। एक मैं आपको यहाँ पे एक कुंडली यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, तो पूरा शो करा देता हूँ मैं फुल स्क्रीन। अब देखिए इसको ध्यान से आप, एक मिनट मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है नहीं शुरू, यस। अब यहां पर मैं दिग्बल देखना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कौन दिग्बली है, अंदाजे से कैसे पता चलेगा। एक एक प्लेनेट को मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर सूर्य देखा तो सूर्य 10th हाउस के अंदर दिग्बली होता है, तो ये दिग्बली है, पूरी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। अब सूर्य के बाद मैं मून पर चला जाता हूं, तो मून मैंने आपको सिखाया था, मून दिग्बली यहां पर होता है, चौथे भाव के अंदर होता है। तो यहां पर इसका 60 बल था, यहां पर 50 हो गया, तो मून का दिग्बल यहां पर 40 है। अभी भी ये ठीक ठाक है, उतना स्ट्रांग तो नहीं है, मगर 40 आपका इसका दिग्बल अभी भी है। अब मैं यहां पर शुक्र पर आ जाता हूं। शुक्र दिग्बली होता है चौथे भाव में, तो यहां पर 60 बल होता है, यहां पे 50 है, यहां पे 40 है, यहां पे 30 हो गया, तो ये कमजोर हो गया है काफी हद तक। चंद्रमा और शुक्र में आप कंपेयर करना चाहो तो चंद्रमा ज्यादा दिग्बली है एज कंपेयर टू शुक्र। अब मैं आ जाता हूं और मैंने शुक्र देख लिया। मार्स पर मंगल यहां पर दिग्बली होता है 10th हाउस के अंदर, और चौथे हाउस में इसका बल बिल्कुल शून्य हो जाता है, तो ये पांचवें भाव में इसका बल केवल 10 होगा, तो दिग्बल में क्वाइट वीक माना जाएगा। अब आ जाते हैं मरकरी की स्थिति में। मरकरी दिग्बली होता है आपके लग्न के अंदर, पहले भाव के अंदर, यहां पर इसका बल 60 होता है, तो पिछले भाव में इसका बल 50 हो जाएगा, तो कम तो हुआ मगर स्टिल इसको मैं दिग्बली ही मानकर चलूंगा। अब आ जाता हूं मैं गुरु पर, जुपिटर। तो जुपिटर लग्न में दिग्बली होता है, तो 7वें भाव में इसका बल 0 होता है, और ये 8वें भाव में तो इसका बल यहाँ पर 10 है, तो ये भी काफी कमजोर है दिग्बल में। अब मैं देखूंगा यहाँ पर शुक्र देख चुका हूं, अब शनि बच गया है, शनि को देखता हूं, तो 7वें भाव में वो दिग्बली होता है, लग्न में उसका बल 0 होता है, तो यहाँ पर इसका दिग्बल केवल 10 है, तो ये दिग्बल में काफी कमजोर है। अब आपसे कहा जाए इसमें ढूंढिए दिग्बली प्लेनेट कौन है, तो आप नंबर 1 पर दिग्बली इसके अंदर देखते ही आप बता दोगे सबसे स्ट्रॉन्ग सूर्य है, कि वो, क्योंकि वो जहां पर दिग्बली होता है वही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जाऊंगा तो मेरे पास यहां पर मुझे मरकरी नजर आएगा, क्योंकि वो लग्न में दिग्बली होता है, और वो लग्न से जस्ट एक भाव आगे बढ़ा है, तो उसका दिग्बल 10 से कम हुआ है, तो सन सबसे ज्यादा दिग्बली हो गया, मरकरी दूसरे नंबर पर हो गया। और यदि अब मैं देखता हूं तो मार्स को, मून को देखता हूं तो वो तीसरे नंबर पर दिग्बली है, बाकी सब दिग्बल में कमजोर हैं। उसमें मार्स, जुपिटर और सैटर्न तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और वीनस का भी दिग्बल 50% हो गया है। तो इस तरीके से आप कुंडली को देखते ही किसी भी प्लेनेट की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। टोटल षटबल का यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको काफी अध्ययन करना पड़ेगा। उसके कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे चेष्टा बल है। चेष्टा बल जिसे हम जनरली इतना ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ के नाम से मानते हैं उसको, तो चेष्टा बल उतना ही आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका टोटल षटबल के अंदर उसका काफी ज्यादा रेशो है, मगर प्रैक्टिकली वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो षटबल को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो ओवरऑल षटबल से बहुत ज्यादा असेसमेंट लगता नहीं है हर एक केस में। दिग्बल एक ऐसा बल है जिसे आप डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के बेस पर कुंडली के अंदर बगैर किसी कैलकुलेशन के देख सकते हो। तो मेरा जो क्वेश्चन था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्सन को कौन सा कारोबार करना चाहिए, कौन सा नौकरी करनी चाहिए। अब मैं यहां पर आपको सूत्र बता रहा हूं। इस कुंडली में यदि आपसे कहा जाए, नॉर्मल यदि आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आप कहोगे उसको 1 साइन है, इसलिए मार्स, मंगल से रिलेटेड कारोबार करना चाहिए। सूर्य बैठा है, इसलिए सूर्य से रिलेटेड काम करना चाहिए। और यदि इन पर कोई एस्पेक्ट है, यहाँ पर बाय द वे किसी का भी एस्पेक्ट किसी पर भी नहीं पड़ रहा है, इस तरह की कुंडली बन गई है। जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 10th लॉर्ड पर, यस।
तो आप जुपिटर से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, या 10th लॉर्ड भी जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई हम जुपिटर से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। या सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं 10th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग सैटर्न, उससे रिलेटेड काम की भी हम बात कर सकते हैं। मगर मैं अब आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इस पर्सन को काम कौन सा करना चाहिए। अब एस्पेक्ट और लॉर्डशिप के बेसिस पर जो आप निकालोगे वो आपके सूत्र उतने फिट नहीं बैठेंगे, मगर दिग्बल के बेस पर आप निकालोगे वो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर दिग्बली है वो आपकी लाइफ के सभी मैटर्स को कंट्रोल करता है, सभी मैटर्स को। तो प्रोफेशन को भी वो क्यों ना कंट्रोल करेगा, आपके प्रोफेशन को कंट्रोल करेगा आपकी कुंडली का दिग्बली प्लेनेट। तो दिग्बली प्लेनेट आप ढूंढ लीजिए, जैसे मैंने बताया है यहां पर सबसे नंबर 1 पर दिग्बली प्लेनेट सूर्य है। बाई चांस वो 10th हाउस में भी बैठा हुआ है तो सूर्य दोनों तरीके से क्वालिफाई कर रहा है, इस पर्सन को सूर्य से रिलेटेड कार्य करना चाहिए। या ये डेफिनेटली आप समझ लीजिए गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में होगा ही होगा। सूर्य उच्च का भी यहां पर होकर बैठा हुआ है, मार्स भी रिलेटेड है 10th लॉर्ड, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होगा या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट में हाई पोस्ट पे हो सकता है, आर्मी के अंदर बड़ा ऑफिसर हो सकता है। इस तरीके से हम इसके बारे में कंक्लूड करेंगे। यदि सूर्य से रिलेटेड काम नहीं है तो दूसरे नंबर पर इसका काम मरकरी से रिलेटेड काम होगा। मरकरी से रिलेटेड आपकी नौकरी है तो वो अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, बिजनेस है तो वो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। इसी तरीके से हम वो टीचर हो सकता है, एक मरकरी टीचिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्सन को हम एडवाइस देंगे कि आप सूर्य से रिलेटेड कोई भी काम करें, केमिस्ट बन सकते हैं, गोल्ड स्मिथ बन सकते हैं, जूलर बन सकते हैं, इस तरीके का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सूर्य से रिलेटेड कार्य हैं। मरकरी से रिलेटेड कार्य भी बताया जा सकता है। आप टॉप 2 दिग्बली प्लेनेट पकड़ लीजिए और उसके बेसिस पर आप किसी को भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज एक बहुत ही नई जानकारी दी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।